हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। आज जो मैं लेकर आई हूँ वो है क्लास 10th के लिए। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा डेली आपके लिए हिंदी का कोई ना कोई एक जो है वीडियो लेकर आती हूँ। आज जो वीडियो लेकर आई हूँ वो है क्लास 10th हिंदी कोर्स ए का। तो ध्यान दीजिएगा, किसका है? कोर्स ए का। क्लास 10th में हमारे पास में दो कोर्स चलते हैं, कोर्स ए और कोर्स बी। ठीक है, ये आपको पता ही है। तो कोर्स ए जो हमारा चल रहा है उसमें बुक्स अलग हैं और कोर्स बी में अलग है। जैसे कोर्स ए में हमारी बुक चलती है क्षितिज भाग 2 और कृत का भाग 2, वहीं हमारी कोर्स बी में चलती है स्पर्श भाग 2 और संचयन भाग 2। तो थोड़ा सा इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग अक्सर ये कमेंट करते हैं कि मैम हमने हिंदी तो ली है लेकिन ये चैप्टर हमारे में नहीं है। तो उसका कारण ये है कि पहले आप देखिए कि आपकी बुक कौन सी है, आपके यहाँ सिलेबस कौन सा चल रहा है। और रही बात की सिलेबस की, तो ये आपका स्कूल डिसाइड करता है कि सिलेबस कौन सा आपके यहाँ चलना है, तो उसी के अकॉर्डिंग पढ़िए। तो अभी हम करा रहे हैं कोर्स ए, और कोर्स ए की जो हमारी बुक है वो है क्षितिज भाग 2। तो क्षितिज भाग 2 जो पुस्तक है वो हमारी दो खंडों में विभक्त है, काव्य खंड और गद्य खंड। तो काव्य खंड तो हमने पढ़ लिया है ना। काव्य खंड हमारा कहाँ से शुरू था? सूरदास जी के पद से लेकर संगतकार तक का। तो ये तो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब क्या करने जा रहे हैं? अब हम शुरू कर रहे हैं अपना गद्य खंड। अब ये गद्य पहले होता क्या है ये समझिए। जैसे कहानी होती है, एकांकी होती है, आपके नाटक खेले जाते हैं, ये है निबंध है, आलोचनाएं हैं, उपन्यास का एक अंश है, यात्रा वृत्तांत है। ये सभी जो है कौन सी विधा में लिखे जाते हैं? गद्य विधा में लिखे जाते हैं। जबकि काव्य विधा जब हमने पढ़ी तो उसमें हमने क्या पढ़े? पद पढ़े, दोहे पढ़े, चौपाइयाँ पढ़ी, कविताएं पढ़ी। तो ये सभी किस में आए? आपके काव्य खंड में आए। तो अब चलिए हम गद्य खंड करते हैं। तो गद्य खंड में हमारा जो सबसे पहला अध्याय पढ़ रहा है वो है नेताजी का चश्मा। अब नेताजी का जो चश्मा है ये पाठ हमारे सामने लिखा है लेखक स्वयं प्रकाश जी ने। किसने लिखा है? लेखक स्वयं प्रकाश जी। काफ़ी अच्छे लेखक हैं और रिसेंटली अभी 2-3 साल पहले ही उनकी मृत्यु हुई है। तो ये आप ध्यान रखो कि मतलब इनकी जो रचनाएं हैं वो रिसेंटली लिखी गई रचनाओं में से हमारे पास है। तो उन्हीं की एक रचना हम पढ़ रहे हैं, नेताजी का चश्मा। काफ़ी अच्छी कहानी है जो हमें देशभक्ति के लिए प्रेरित कर रही है। तो अब ये चूंकि हमारा क्या है, वन शॉट, तो इसमें हम पूरी कहानी का सार पढ़ेंगे। ठीक है, सारांश, यानी कि पूरी कहानी को हम सार रूप में पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या है, इसको हम फटाफट समझ लेते हैं। देखिए क्या है, इस कहानी के माध्यम से लेखक स्वयं प्रकाश जी ने यह कहा है कि एक भूभाग जो चारों ओर से सीमाओं से घिरा है। अब ध्यान दीजिएगा, हम कहानी शुरू करने से पहले उसकी प्लॉटिंग करने की बात कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, इमारत शुरू करो उससे पहले प्लॉट को पक्का कर लो, ऐसा ना हो इमारत धड़बड़ा के गिर पड़े। तो ये कहानी आपके दिमाग में बैठ जाए, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले कहानी के बेस को हम लोग समझें। तो क्या है कि एक भूभाग जो चारों ओर सीमाओं से घिरा है वह देश नहीं कहलाता। यानी कि जैसे अब भारत है, चारों तरफ सीमाएं हैं हमारी, हमारे देश हैं, हम सभी की अपनी एक सीमा है, हम लोग उसी के अंदर रहते हैं। तो वो खाली देश कहलाएगा? नहीं, वो देश नहीं कहलाता। देश कैसे बनता है? स्वयं प्रकाश जी ने कहा है कि देश इसके अंदर रहने वाले नागरिकों, जीव जंतुओं, वनस्पतियों, पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, नदियों, पहाड़ों आदि सब के मेल से ही एक पूरे देश का निर्माण होता है। तो देश क्या सिर्फ एक भूभाग, एक जमीन का टुकड़ा नहीं है। यहाँ के रहने वाले लोग, उनका कल्चर, उनकी परंपराएं, यहाँ के जीव जंतु, यहाँ का प्राकृतिक वातावरण, यहाँ का माहौल ही इसे भारत देश बनाता है। किसी भी देश की हम बात करें, हम सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहे, कोई भी देश हो, वो वहाँ के रहने वाले लोगों, वहाँ के जीव जंतुओं, वहाँ के प्राकृतिक वातावरण से ही वो देश देश बनता है। खाली एक जमीन के टुकड़े से नहीं बनता है। निर्माण और विकास, यहाँ पर क्या दिया है? आदि। अब उसमें क्या? पेड़ पौधों, जीव जंतुओं, नदियों, पहाड़ों आदि के सबके मेल से एक पूरे देश का निर्माण और विकास होता है। अब यही सारी चीजें जब प्रगति करती हैं तो हमारा देश भी प्रगति करेगा, विकास करेगा, आगे बढ़ेगा। भाई हम लोग जब कार्यरत रहते हैं, काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो सिर्फ हम अपनी प्रगति नहीं कर रहे हैं, हम एक तरीके से देश को आगे बढ़ाकर लेकर जा रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है।
जो व्यक्ति इन सभी से प्यार करने और इन्हें सुरक्षित व समृद्ध बनाने की भावना अपने हृदय में रखता है, केवल उसे ही देशभक्त कहा जाता है। अब देशभक्त क्या होता? देशभक्त वो नहीं होता कि जाके बॉर्डर पे जो लड़ लिया वो देशभक्त है। अगर हम अपने देश के लिए सच्चे मन से, सच्चे भाव से कार्य कर रहे हैं इसलिए कि हमारा देश आगे बढ़े, तो हम भी एक सच्चे देशभक्त हैं। अब जैसे मैं भी एक सच्ची देशभक्त हूँ। आप कैसे कह सकते हो? भाई मैं एक पीढ़ी को पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, उनको जो मेरे पास ज्ञान है वो मैं आपको बांटने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैं अपने लेवल से देशभक्ति कर रही हूँ। ठीक है, अब आपकी देशभक्ति क्या है कि आप एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश कर रहे हो, अभी अच्छे से पढ़ रहे हो, पढ़ाई चीज़ों अपना ज्ञान बढ़ा रहे हो, अपने संस्कार सीख रहे हो, अच्छी बुरी चीज़ों में फ़र्क देख रहे हो, और ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट भविष्य में जाकर अपने देश की प्रगति के लिए करोगे। तो आप भी अपने लेवल से देशभक्ति कर रहे हैं, हम भी अपने लेवल से कर रहे हैं। हम कह रहे हैं हम एक गार्डन में जाते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ लोग जो है बैठे हुए हैं और जो है चाय नाश्ता कर रहे हैं या लंच जो भी पिकनिक बना रहे हैं, उसके बाद वो वहाँ गंदगी फेंक के जा रहे हैं। हम उनको रोकेंगे, उनसे बोलेंगे नहीं आपने ये जितना मैसेज किया आप उसे क्लियर करो। तो वो भी एक तरीके से हमारी देशभक्ति, क्योंकि हम अपने देश को साफ रखने के लिए जहां हम तत्पर हैं वहीं दूसरे लोगों को सिखा रहे हैं कि आपको भी ये काम नहीं करना है। ठीक है, कहने को ये बहुत छोटी सी कोशिश है, लेकिन हमको देखकर 4 लोग और प्रेरित होंगे और वो ये काम करेंगे। तो देशभक्ति की भावना और देश कैसे बनता है ये आपको एक प्लॉट में बताया गया, क्योंकि इस पूरी कहानी में हम ऐसी ही देशभक्ति की भावना को देखने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करें ये कहानी हम। इस कहानी में लेखक स्वयं प्रकाश जी ने कैप्टन चश्मेवाली के जरिए देश के लाखों करोड़ों नागरिकों के इस महत्वपूर्ण योगदान को जीवित व स्पष्ट मूर्ति का रूप दिया है। तो समझ में आया, यहाँ पर एक कैप्टन चश्मे वाला व्यक्ति है जिसके माध्यम से वो उन सभी देशभक्तों को बताएंगे जो कहीं ना कहीं सिर्फ एक बहुत छोटा सा काम करते हैं, सोचते हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन नहीं, उनके अंदर की जो देशभक्ति की भावना है उसको खास तौर पे एक मूर्ति, एक साकार रूप देने की कोशिश करी है, जो कि अपने अपने विभिन्न तरीकों से इस देश के निर्माण हेतु महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। वो लोग जो अपने अपने तरीके, जैसे मैंने बोला ना कि अब आप जैसे ऐसे देखो, हम रोड क्रॉस कर रहे हैं, एक व्यक्ति ऐसा है, एक बुजुर्ग महिला है या एक अंधा व्यक्ति है या कोई भी है जो सड़क नहीं पार कर पा रहा, अगर हम उसकी हेल्प करते हैं तो ये हमारा तरीका हो गया। ठीक है, हमने उसे सड़क पार करने में हेल्प करा दी। ठीक है, सपोज मान लो अगर मैं भी नहीं करा पा रही तो मैं किसी से बोलूंगी कि हाँ बेटा आप करा दो, इस तरीके से बोलूंगी, तो मैंने किसी दूसरे को भी प्रेरित किया कि नहीं बेटा तुम भी अच्छा काम करो, क्योंकि ये काम करने से ऐसा हमें भी अच्छा लगता है और किसी की हेल्प भी होती है, और हमारे देश में हमको देखकर 4 और लोग इस बारे में संस्कारी भी बनते हैं। और इस शुभ काम में बड़े नागरिक की ही नहीं अभी तो छोटे बच्चे का भी सहयोग है। तो अब इस कहानी में हम ये देखेंगे कि ऐसे कैप्टन जैसे व्यक्ति ही नहीं, छोटे छोटे बच्चे भी किस तरीके से अपनी देशभक्ति को निभाते हैं, ये भी इस कहानी में उजागर होगा। प्रस्तुत कहानी के प्रारंभ में लेखक ने बताया है, लेखक ने सबसे पहले क्या बताया है कि हालदार साहब जो कि इस कहानी के दूसरे महत्वपूर्ण किरदार हैं। पहले महत्वपूर्ण कौन बताए गए? कैप्टन, और दूसरे महत्वपूर्ण किरदार बताए गए हैं हालदार साहब। उन्हें कंपनी के काम से उस कस्बे से होकर जाना पड़ता था जिससे यह कहानी जुड़ी हुई है। ठीक है, अब जिस कस्बे से मतलब अब कोई भी कहानी है किसी जगह से शुरू तो होगी ना, तो वो है वो कस्बा यानी कि टाउन एरिया, जहां से हमारे हालदार साहब हर 15 दिन में कंपनी के काम के लिए गुजरते थे, जिसमें कुछ पक्के मकान है। अब वो कस्बा कैसा है, अब देखिए ये जितनी चीजें मैं बता रही हूं आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इनसे अभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी बनेंगे और आपके वर्णनात्मक प्रश्न यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनेंगे, तो बहुत ध्यान से इनको देखते हुए चलिएगा। जिसमें कुछ पक्के मकान, एक लड़के और लड़कियों का स्कूल है। उस टाउन में क्या क्या है? कुछ पक्के मकान, एक लड़के और लड़कियों का स्कूल है, एक सीमेंट बनाने का छोटा सा कारखाना है, 2 ओपन एयर सिनेमा घर है। ओपन एयर सिनेमा घर जानते हो ना, जहाँ छत नहीं होती, सिर्फ स्क्रीन लगी है, आप बैठ के देख सकते हो, और एक नगर पालिका का दफ्तर है। भाई सभी में होता है, भाई अपने एरिया को सही करने के लिए एक ऑफिस होता है कि जो पूरे शहर का को देख सके।
अब छोटे से कस्बे में एक नगरपालिका थी। कितनी थी? एक नगरपालिका थी। तो वह कुछ ना कुछ तो करती ही रहती थी, यानी कि अब नगरपालिका है तो कोई ना कोई काम करेगी। भाई शहर को साफ करना, ये सारे बेसिक काम तो है। इसके अलावा वो अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट के काम भी किया करती थी। यह समय समय पर उस कस्बे का निर्माण कार्य पूरा करती रहती थी। जो भी निर्माण कार्य हो, कुछ अधूरे हैं, कुछ जैसे मान लीजिए सरकारी जो भी चीजें हैं वो टूट फूट गई हैं तो उनको पूरा करना, ये सारे काम वो किया करती थी। जैसे शौचालय बनवाना, कभी कभी सम्मेलन करवाना, कभी कुछ सड़कें पक्की करवाना, तो कभी कबूतरों की छतरी बनवा देना। तो अब ये आपको जो ये बताया, जरा ध्यान दीजिएगा कि ये कुछ काम हैं जो नगरपालिका द्वारा संपन्न किए जाते थे। आप समझ में आया ना? इसमें कितने सारे प्रश्न आपके बनने। सबसे पहले उस कस्बे में क्या क्या चीजें थी ये आपको बता दिया गया। नगरपालिका थी तो नगरपालिका क्या कार्य करती थी, क्या क्या उसने काम करवाए थे, ये सारी चीजें। नगर पालिका की एक उत्साही प्रशासनिक अधिकारी ने, एक उत्साही यानी कि जो काम करने के लिए बड़े तत्पर होते कि नहीं हमें ये करना चाहिए वो करना चाहिए, इस तरीके के अधिकारी ने उस कस्बे में एक चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की संगमरमर की मूर्ति लगवानी चाहिए। मतलब वहां के जो नगर पालिका है उसके एक अधिकारी ने सोचा कि भाई चलो भाई हमारा तो टाउन सब कुछ अच्छा है, हमें एक देशभक्त की मूर्ति भी लगवानी चाहिए। तो उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में सोचा कि चलो हम मूर्ति लगवा देते हैं। तो अब उन्होंने ये किस चीज की मूर्ति लगवाने के लिए बारे में सोचा? संगमरमर की मूर्ति लगवाने की, यानी कि मार्बल की। क्योंकि इसे बनवाने का बजट बहुत ज्यादा आ रहा था और बोर्ड का शासनकाल बहुत कम बचे रहने के कारण इस मूर्ति को बनाने का काम इस कस्बे के ही एक हाई स्कूल के एक शिक्षक मोतीलाल जी को दे दिया गया। अब देखिए यहाँ पर वो मूर्ति बनवाना चाहता था, लेकिन नगर पालिका जो चुनी जाती है वो 5 साल के लिए चुनी जाती है। अब वो शासनकाल खत्म होने वाला था, ठीक है। नगर पालिका जो जिस भी बोर्ड की चुनी गई थी उस पार्टी की नगर पालिका का शासनकाल खत्म होने वाला था, तो यानी कि इनके पास समय सीमा कम थी। दूसरा, इनके पास बजट नहीं था संगमरमर की मूर्ति बनाने के लिए, पैसा भी बहुत ज्यादा लगता है। अब ये दोनों चीजें उनके पास नहीं, तो लिहाजा ये सोचा गया कि जो एकमात्र स्कूल है, जो लड़के लड़कियों का एकमात्र स्कूल है, तो उसमें जो है एक हमारे हैं ड्राइंग मास्टर, ठीक है। ये इसमें मेंशन नहीं है लेकिन बता रहे हैं, मूर्ति बनाने का काम इस कस्बे के एक हाई स्कूल के एक शिक्षक मोतीलाल जी को, तो एक आर्ट टीचर है मोतीलाल जी, उनको दिया गया कि भाई आपको मूर्ति बनवानी है, ठीक है। दे दिया गया। मूर्ति 1 महीने में बनकर तैयार कर दी गई। अब वो मूर्ति संगमरमर की 1 महीने में बनकर तैयार हो गई। कितना टाइम लगा उसको बनने में? 1 महीने का समय लगा और वो तैयार हो गई। मूर्ति बहुत अच्छी बनी थी, मतलब भाई अच्छे टीचर थे तो भाई उनकी कलाकारी भी अच्छी, तो उन्होंने बहुत अच्छी मूर्ति बना दी। बस एक चीज की कमी छूटी थी, उसमें सब कुछ अच्छा था लेकिन सिर्फ एक कमी थी। मूर्तिकार नेताजी की आंखों का चश्मा बनाना भूल गया था। अब ध्यान दीजिए, मूर्ति को लेकर भी थोड़ा डिस्क्रिप्शन है बुक के अंदर कि वो एक बस्ट है। बस्ट का मतलब जानते हैं ना कि सिर्फ यहां से लेकर यहां तक की मूर्ति है, पूरी मूर्ति नहीं है कि जहां पैर तक हो, सिर्फ बस्ट होती है जो आपके वेस्ट एरिया तक की होती है, उसको बस्ट कहा जाता है। तो वो आपका वहां तक का था। और इस मूर्ति की जो सबसे बड़ी कमी ये थी कि नेताजी सुभाष चंद्र की आंखों पर चश्मा होता है और उस मूर्ति पर कोई भी चश्मा नहीं था। अब देखिए, कुछ लोग होते हैं ना जिनकी आइडेंटिफिकेशन उनके कुछ चीजों से ही होती है। जैसे गांधी जी को लेंगे तो गांधी जी के चेहरे पर चश्मा जरूरी है, उसी तरह सुभाष चंद्र जी बोस के चेहरे पे भी चश्मा जरूरी है। अब आप नेहरू जी को आ जाओ, अगर उनकी बनाओगे तो उनके लिए सर पे टोपी जरूर है, आप टोपी उसको मेंशन करना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ चीजें होती है कि किसी लोगों की मूर्ति बनाओ तो वो एक चीज होती है जो अगर हमने नहीं दी तो वो अधूरापन लगेगा। तो नेताजी की जो मूर्ति बनाई गई उसमें चश्मा नहीं था और जो बहुत ही ज्यादा खालीपन या अधूरापन महसूस हो रहा था। उस मूर्ति को देखकर ऐसा लगता था जैसे वह देश के लिए बलिदान की प्रेरणा दे रही है। मतलब इतनी बोलती मूर्ति थी कि वो हमें प्रेरणा दे रही थी कि अब चलो, जैसे नेताजी ने बोला था ना कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा उन्होंने लगाया था। अब ये नारा उन्होंने क्या दिया था कि भाई खून देने का मतलब ये थोड़ी ना कि हाँ भैया 1-2 बोतल खून दे दो, हम ले जाके वहां दे देंगे। इसका मतलब तात्पर्य, खून दो का तात्पर्य था कि हमारे लिए चलो फ्रंट पे लड़ो चल के,
अंग्रेजों से लोहा लो, और जो है क्या कहते हैं, हम अगर तुम्हारा जान भी जाएगी लेकिन तुमको आज़ादी मिलेगी, ये हम तुमको गारंटी बोलते हैं। ये चीज उन्होंने हमको कही थी। तो ये मूर्ति इतनी सजीव दिख रही थी, जैसे लगता था कि वो हमको बोल रही कि नहीं चलो भाई, हम तुमको जो तुम चाहोगे वो हम तुमको दिलाएंगे। उस कस्बे में आते जाते हालदार साहब ने जब उस संगमरमर की मूर्ति को देखा, उन्होंने कहा वाह भाई, ये भी एक अच्छा आइडिया है कि संगमरमर की मूर्ति पर एक असली चश्मा। अब क्या हुआ कि मूर्ति बन तो गई, मूर्ति पे चश्मा था नहीं, लेकिन एकदम सजीव लग रही थी। अब हालदार साहब हर 15 दिन में कंपनी के काम से उस कस्बे से होकर गुजरते थे। तो कस्बे से गुजरने के लिए उन्हें चौराहे पे आना था। तो जो कस्बा था उसका जो मेन चौराहा था, वहां पे वो मूर्ति लगाई गई थी। अब मूर्ति लगा तो दी गई, लेकिन अब उसपे चश्मा तो था नहीं। तो क्या हुआ कि जब हालदार सबको नहीं पता कि भाई वहां मूर्ति लगी है समथिंग, ये तो उस मूर्ति लगने की पीछे की कहानी थी। अब हमारे हालदार साहब हर 15 दिन में निकले वहां से। अब ऐसे एक 15 दिन में उस चौराहे से होकर वो निकल रहे थे कंपनी के काम से। तो उन्होंने देखा कि भाई मूर्ति तो लगी है, लेकिन उसमें चश्मा असली है। यानी कि नेताजी जैसे गोल्ड फ्रेम का चश्मा पहनते थे, वो वैसा चश्मा ना लगकर अब ये कुछ डिफरेंट तरह का चश्मा लगा। ठीक है, वही तो उन्होंने कहा कि हालदार साहब ने उस मूर्ति को देखा तो उन्होंने कहा भाई वाह, ये भी एक अच्छा आइडिया है कि संगमरमर की मूर्ति पर एक असली चश्मा लगा है। ठीक है, पहले दिन हालदार साहब ने मूर्ति पर सचमुच का चश्मा देखा तो वह खुशी हुई ये जानकर कि आज भी लोग देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हैं। अब क्या हुआ कि असली चश्मा है। अब उन्होंने देखा कि हाँ भाई, जो नेताजी पहनते नहीं है। अब हो सकता है किसी ने पहना दिया हो कि भाई नेताजी की मूर्ति बगैर चश्मे के खराब लग रही है, तो चश्मा पहना दिया। तो यानी कि लोगों के अंदर ये देशभक्ति की भावना ये है कि उस मूर्ति को ये बगैर चश्मे के नहीं देख पा रहे, इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो है ना, चलो हम लगा देते हैं। तो उन्होंने उस चीज को लगा दिया। दूसरी बार जब वह फिर वहां से आए तो उन्होंने मूर्ति पर तार के फ्रेम का गोल चश्मा देखा। अब क्या, पहली बार आए तो उन्होंने मोटे फ्रेम का चश्मा देखा था, दूसरी बार आए तो उन्होंने देखा गोल फ्रेम का चश्मा। जैसे 15 दिन में एक बार निकलते थे तो निकले, एक 15 दिन में निकले तो उन्होंने सच में देखा कि मूर्ति को चश्मा लगा। फिर दूसरे दिन बाद 15 दिन बाद निकले तो अब मूर्ति वही थी, लेकिन चश्मा बदल गया था। चश्मे का फ्रेम जो था वो गोल फ्रेम का हो गया था। तीसरी बार भी चश्मा बदला हुआ देखा। अच्छा ठीक है, जब दूसरी बार निकले तो उन्होंने चश्मा बदला देखा, उनको भाई खुशी हुई कि चलो ठीक है, ये भी सही है। फिर तीसरी बार निकले तो तीसरी बार फिर चश्मा बदला हुआ था, यानी कि अब की फिर चश्मा चेंज था। अब चौकोर फ्रेम वाला मोटा चश्मा था। वह बहुत हैरान हुए कि मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। यानी कि मूर्ति को एक बार जो कपड़े हम लोग तराश के बना देते हैं वो बार बार तो नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा बदल सकती है। ये आइडिया अच्छा है कि कम से कम कुछ चेंज कुछ दिनों में दिखना चाहिए। तो ये वो देखकर बड़ा प्रसन्न होते हैं। तो इस बात के पीछे का राज जानने के लिए इस बार उन्होंने पान वाले से पूछ ही लिया कि नेताजी की मूर्ति पर लगा चश्मा हर दिन बदल कैसे जाता है। अब चूंकि देखिए, अब ये चीज आपको हम बताना भूल गए कि जब हालदार साहब हर 15 दिन में वहां टाउन से निकलते थे तो उसी चौराहे पे जहां पर मूर्ति लगी थी, उसी चौराहे पे जो है एक पान वाले की दुकान थी। तो वो उस पान वाले की दुकान के पास रुकते और पान खाते थे, और फिर उसके बाद वो अपनी जीप में बैठकर चले जाया करते थे। तो ऐसा हर बार 3 बार हुआ। एक बार आए तो उन्होंने देखा क्या कहते हैं, वो आपका मोटा चश्मा लगा हुआ था, मोटे फ्रेम का। दूसरे बार आए तार का गोल चश्मा था, गोल फ्रेम का चश्मा था। तीसरी बार चौकोर फ्रेम का चश्मा था। अब तीसरी बार जब उन्होंने देख लिया तो अब उनको लगा, अब इतनी मतलब होता है ना, बार बार बदल रहा, तो क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर कौन बदल रहा है, क्या कर रहा है। तो हालदार साहब के मन में आया कि नहीं, चलो अब मैं पूछ ही लेता हूं कि आखिर कौन है जो ये चश्मा बदल रहा है। तो फिर उसी दिन चौथी बार जब वो आए तो वो रुके पान की दुकान पे। पान की दुकान पे रुककर उन्होंने सीधे पान वाले से पूछ लिया, ठीक है, कि भाई आखिर कौन है जो ये बार बार जो है फ्रेम को बदल देता है। तो अच्छा, पान वाले का डिस्क्रिप्शन भी इसमें दिया है कि वो मुंह में हमेशा पान दबाए रहता है, हंसता है तो पेट हिलता है, मोटा सा काला सा है, जो पान की दुकान पे बैठा रहता है। ये उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। पान वाले ने बताया कि कैप्टन नाम का चश्मा बेचने वाला एक आदमी उस मूर्ति पर चश्मा पहनाता है, और जब उसके किसी ग्राहक को उस तरह का चश्मा लेना हो
तो वह उस चश्मे को उतारकर दूसरा चश्मा मूर्ति पर पहना देता है। हवलदार साहब तुरंत समझ गए कि कैप्टन को बिना चश्मे की मूर्ति बेकार लगती होगी, इसीलिए वह चश्मा पहनाता है, कभी बिना चश्मे की मूर्ति को नहीं छोड़ता। अब यहां पर क्या हुआ देखिए, हम बताते हैं। अब पान वाले से पूछा गया, तो पान वाले ने, भाई वो हमेशा मुंह में पान दबाए रहता था, उसने पान बिगड़ में थूका, तो उसने बताया कि हाँ भाई एक कैप्टन चश्मे वाला है, उसके चश्मे बेचने की दुकान है, ठीक है, तो वो चश्मा बेचता है। तो चश्मा क्या करता है, जैसे मान लीजिए नेताजी की मूर्ति पर जो चश्मा लगा है वो उसके किसी ग्राहक को पसंद आ गया, तो वो चश्मा निकाल के दे देता है और उस मूर्ति पे दूसरा चश्मा लगा देता है। अब ये यहाँ पर देखिए, इस पूरी कहानी में ऐसा नहीं है कि वो अपने चश्मे का प्रमोशन कर रहा है इसलिए उसने पहनाई हुई है। यहाँ पर जो है हवलदार साहब सोच रहे हैं कि जो कैप्टन है उसे नेताजी की मूर्ति बगैर चश्मे के अच्छे नहीं लगती होगी, इसलिए वो जो है चश्मा उतार कर दे देता है। तो ये वो सोच रहे थे। तो उन्होंने ये सोचा कि भाई कैप्टन नाम है, तो कैप्टन नाम से उन्हें ये लगा कि भाई हो सकता है किसी फौज का रिटायर व्यक्ति हो। तो इस वजह से जो है उसके अंदर देशभक्ति की भावना है, इसलिए वो मूर्ति को बगैर चश्मे के नहीं देख पाता। तो ऐसे तमाम तरह के विचार जो हैं वो हमारे हवलदार साहब के दिमाग में आ रहे थे। फिर हवलदार साहब उस पान वाले से यह भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये कैप्टन चश्मे वाला क्या नेताजी का कोई मित्र या आजाद हिंद फौज का कोई सिपाही है। तो अब चूंकि नेताजी की मूर्ति के साथ उसे प्यार है, तो उनको ये लगा कि भाई ये कोई स्वतंत्रता सेनानी होगा या सेना का कोई रिटायर होगा या नेताजी का कोई मित्र होगा या आजाद हिंद फौज का कोई रिटायर कैप्टन वैप्टन होगा। तो ये चीज उन्होंने जानने की कोशिश करी, किससे, पान वाले से। पान वाले से पूछना चाहा। पहला उन्होंने सवाल क्या पूछा कि भाई ये किस तरीके से चश्मा बदलता है, तो उसने सीधे सीधे बता दिया कि भाई कैप्टन चश्मे वाला है, वो आता है और इस चश्मे को बदल देता है, उसके ग्राहक को पसंद आता है तो वो उतार के दे देता है और इसकी जगह दूसरा चश्मा लगा देता है। अब उन्होंने ये जानना चाहा, उनके मन में अब ये जिज्ञासा उठी कि आखिर कैप्टन कौन है। पान वाले ने चश्मे वाले का मजाक बनाते हुए कहा कि वह तो लंगड़ा व पागल है, वह कैसे फौज में भर्ती हो सकता है। अब क्या है, अब उनको ये लगा कि उन्होंने सीधे ये पूछ लिया, क्या भैया कोई मित्र, जैसे यहाँ पर दिया गया नेताजी का कोई मित्र है या आजाद हिंद फौज का कोई सिपाही है। उन्होंने सीधे जो है पान वाले से पूछ लिया। तो पान वाले ने पूछा, अरे वो तो लंगड़ा है, पागल आदमी है, वो क्या फौज में जाएगा। अब ये चीज हवलदार साहब को बहुत बुरी लगी, क्योंकि हवलदार साहब के दिमाग में अब तक कैप्टन का एक आकार निकल के आ चुका था। क्या निकल के आया था, एक देशभक्त आदमी का। उसका स्वरूप क्या है ये नहीं, उसके व्यक्तित्व का एक रूप निकल के आया था कि वो एक देशभक्त व्यक्ति है। और देशभक्त व्यक्ति को एक पान वाला इस तरीके से बोले तो ये हवलदार साहब को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि कैप्टन जो एक देशभक्त व्यक्ति है उसको कोई इस तरीके से कहे। हवलदार साहब का चश्मे वाले का इस प्रकार से मजाक बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, जैसा कि पान वाले ने उस कैप्टन का जो है मजाक बनाया, ये हवलदार साहब को बिल्कुल पसंद नहीं आया। हवलदार साहब ने जब सामने से आ रहे कैप्टन चश्मे वाले को देखा तो वो आश्चर्यचकित हुए कि वह एक बूढ़ा मरियल लंगड़ा सा आदमी यही कैप्टन। अब उसने पूछा, अब देखिए कैसे हुआ इसको मैं बताती हूँ। जैसे उन्होंने पूछा उससे, क्या कहते, पान वाले से, पान वाले ने अपना पान थूका और उसको बताया कि भाई वो क्या लंगड़ा पागल आदमी जो है वो जाएगा फौज में, उसको कौन फौज में भर्ती करेगा। तो उन्हें बुरा लगा। इतने में पान वाले के पास दूसरा ग्राहक आ गया, तो ये हवलदार साहब से हटके उसमें लग गया। लेकिन इतने में ही सामने से कैप्टन आवाला एक गली से निकलता हुआ आया, तो उसने इशारा कर दिया कि वो रहा कैप्टन। तो अब तक जो है हवलदार साहब ने अपने दिमाग में कैप्टन की एक तस्वीर बनाई थी, वो व्यक्ति उससे जस्ट अपोजिट था। अब कैप्टन नाम से कैसे लगता है हमें कि हाँ कोई फौजी होगा, थोड़ा चुस्त दुरुस्त था, एकदम फुर्तीला सा व्यक्ति होगा इस तरीके का। लेकिन वो व्यक्ति कैसे था, दुबला पतला सा मरियल सा एक व्यक्ति था, लंगड़ा था, और क्या कहते हैं जो तख्तियां होती है तख्ती पे चश्मा लगा के चलता था, डंडा टेक कर इस तरीके से चलता था। तो वो जो एक स्वरूप हवलदार साहब ने अपने अंदर बनाया था कैप्टन को लेकर, वो कैप्टन उससे जस्ट अपोजिट था।
लेखक ने बताया कि हालदार साहब जब 2 वर्ष तक उस छोटे से कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति पर बदलते हुए चश्मे को देखते रहे, फिर अचानक एक बार उन्होंने देखा कि मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था और पान वाले की दुकान भी बंद थी। अब क्या हुआ कि ये जो मूर्ति बदलने का जो मूर्ति पे जो चश्मा बदलने का जो सिलसिला था, जब इन्होंने पता किया हालदार साहब ने कि भाई ये कैसे बदल रहा है, कैप्टन से भी उनकी मतलब मुलाकात हुई कि हाँ ये व्यक्ति कैप्टन है। उसके बाद लगभग 2 साल तक वो उसी कस्बे से हर 15 दिन बाद गुजरते, वहां रुकते, पान खाते और मूर्ति पर बदला हुआ चश्मा देखते। ये सिलसिला करीबन 2 साल तक चलता रहा। हालदार साहब उस टाउन से 2 साल तक गुजरते रहे। फिर 2 साल बाद अचानक ऐसा हुआ, उन्होंने देखा कि मूर्ति पर एक भी चश्मा नहीं है। मूर्ति बगैर चश्मे की है तो भाई जाहिर सी बात है, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा तो थोड़ा सा अखरेगा। वही चीज हुई, वो उनको अखरा तो उन्होंने ये बात पता करनी चाहिए। तो पता करने के लिए भाई उनके पास एक ही सोर्स था, वो पान वाला। वो पान वाले की दुकान देखी तो बंद। इवन उस दिन वहां बाजार की सभी दुकानें बंद थी। तो वो किससे पूछते? तो वो बिना पान खाए और बिना उस सवाल का जवाब जाने कि आखिर मूर्ति पे चश्मा क्यों नहीं है, वो वहां से चले गए। ठीक है, क्योंकि वहां पर कोई था ही नहीं उनको बताने वाला। हुआ क्या, उस चौराहे की लगभग सारी दुकानें ही बंद थी। अगली बार आने पर उन्होंने देखा चश्मा मूर्ति पर नहीं था। उन्होंने पान वाले से पूछा तो पता चला कि कैप्टन चश्मे वाला मर गया। यह सुनकर हालदार साहब दुखी होकर चुपचाप वहां से चले गए। अब क्या हुआ, उस दिन तो जब उन्होंने देखा कि दुकान बंद है पान वाले की, वहां पर नहीं है, तो दूसरे दिन वो फिर 15 दिन बाद वहां से निकले, फिर देखा मूर्ति पे चश्मा नहीं है, तो भी उनको भाई 2 साल तक अगर कोई चीज हम देख रहे हैं और एक बार वो चेंज हो जाए तो थोड़ा अटपटा लगता है। वही हालदार साहब को लगा कि भाई क्यों, क्या बात है कि मूर्ति पे चश्मा नहीं। उस दिन तो पूछने वाला कोई नहीं था, किससे हम पूछते। चलो उस दिन रुके, वहां पर देखा तो दुकानें भी खुली थी, पान वाले की दुकान भी खुली थी। वो वहां गए और पूछा कि भाई हमेशा इस मूर्ति पे तो चश्मा रहता था, माना तरह तरह का रहता था, लेकिन अब क्यों नहीं है। ये पूछते ही बेचारा पान वाला जो है वो थोड़ा सा दुखी हो गया और उसने ये बताया कि जो है वो कैप्टन मर गया। और ये बोलते बोलते पान वाले की आंखों में भी आंसू आ गए और वो अपनी आंखें पोंछ कर बताने लगा। और इस बात को सुनकर हालदार साहब भी बहुत ज्यादा दुखी हो गए और चुपचाप वो उस दिन भी वहां से बिना पान खाए वहां से चले गए। मतलब रुके थे कि चलो पान खाएंगे, रीजन पूछेंगे, लेकिन जो खबर उनको मिली वो उससे इतना ज्यादा दुखी हो गए कि उन्होंने पान भी नहीं खाया और वो वहां से चले गए। ये बताते वक्त पान वाले की आंखें भी आंसुओं से भरी हुई थी। जैसे मैंने बताया कि उसने अपनी गमछे से भी उन आंसुओं को पोंछा था। वो भी बहुत दुखी था कैप्टन। माना कि वो कैप्टन का मजाक उड़ाता था, लेकिन कहते ना कि हम अपनों के साथ ही मजाक करते हैं। ठीक है, किसके साथ मजाक करेंगे? अपनों के साथ करेंगे, गैरों के साथ तो नहीं करते हैं ना। लेकिन जब वो जाता है तो दुख अपन को ही बहुत ज्यादा होता है। फिर उन्हें बहुत दुख हुआ। 15 दिन बाद जब वह कस्बे से गुजरे तो सोचा कि वह नहीं रुकेंगे, पान भी नहीं खाएंगे और नेताजी की मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं। अब उस दिन तो उनको पता चला कि कैप्टन मर गया, तो वो बिना पान खाए चुपचाप चले गए। अब चूंकि उनको हर 15 दिन में उस कस्बे से गुजरना ही पड़ता था, तो अब गुजरना तो है ही है, लेकिन उन्होंने एक आदत बना ली थी कि भाई हर 15 दिन में जब वहां से गुजरते तो रुकते, पान खाते, मूर्ति पे चश्मा देखते और फिर उसके बाद वो जाते थे। लेकिन अब चूंकि 2 बार से उन्हें मूर्ति पे चश्मा नहीं मिल रहा था और कैप्टन था नहीं जो उस मूर्ति पे चश्मा लगाता, तो उन्होंने इस बार जब 15 दिन बाद जब उन्हें खबर मिली कि भाई कैप्टन मर गया, उसके 15 दिन बाद फिर वो वहां से गुजरने वाले थे, तो उन्होंने ये निश्चय किया कि अब मैं नहीं रुकूंगा, मैं आज वहां नहीं रुकूंगा, पान भी नहीं खाऊंगा और मूर्ति की तरफ देखूंगा भी नहीं, क्योंकि भाई मूर्ति की तरफ जब देखें तब दुखी हूं। तो उन्होंने ये निश्चय किया कि अब मैं मूर्ति की तरफ देखूंगा भी नहीं। परंतु चौराहे पर पहुंचते ही उन्होंने आखिर मूर्ति को देख ही लिया। यानी कि एक निश्चय करके चले थे कि मैं मूर्ति की तरफ देखूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं, पान नहीं खाऊंगा, लेकिन ना चाहते हुए भी, भाई एक आदत है, ना चाहते हुए भी उन्होंने मूर्ति की तरफ देख ही लिया। और उन्होंने देखा कि नेताजी की मूर्ति पर छोटा सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था, जो कि छोटे बच्चों ने अपने हाथों से बनाया था।
तो सरकंडा हम आपको बता दें क्या होता है। अगर आप लोग गांव से कहीं बिलोंग करते होंगे या आप लोग कभी गांव वगैरह जाते होंगे तो इस चीज़ के बारे में जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो हम बता दें कि सरकंडा जो होता है एक वो बहुत नरम सी डंडी होती है जिसे हम मनचाहे आकार में मोड़ सकते हैं। खास तौर से ये खेतों में किनारों के साइड में लगी होती है ताकि मवेशी जो हैं वो खेतों में प्रवेश ना कर सके। और कभी कभी ये तालाबों के किनारे भी हमें मिल जाती हैं। तो ये बहुत नरम सी डंडी होती है, इसे आसानी से हम जिस शेप में चाहें उस शेप में मोड़ सकते हैं। ठीक है। दलहन तिलहन की भी जो डंडियां होती हैं वो भी बहुत नरम होती हैं, तो उनको भी सरकंडे को बोला जा सकता है। तो उससे मोड़ के छोटे बच्चों ने एक चश्मा बनाया और वो चश्मा जो है वो मूर्ति पर लगा दिया। नेताजी की मूर्ति पर उन्होंने उस चश्मे को लगा दिया। अब चूंकि हमारे हवलदार साहब रुकने तो वाले थे नहीं, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस मूर्ति पे चश्मा देखा, अब वो तो अब उन्होंने पहले ही जीप वाले को बोल दिया था कि आज जो है कस्बे में रुकना नहीं, चौराहे पे रुकना नहीं, सीधे चलो। तो जैसे अब कोई गाड़ी को हम बोल देंगे कि हमें नहीं रुकना है तो वो तो अपनी स्पीड से जा रहा है, उसको पता है यहाँ नहीं रुकना है तो अपनी स्पीड से जा रहा है। लेकिन एकदम से जब उन्होंने सरकंडे का चश्मा देखा तो तुरंत ड्राइवर से बोला रोको, और वो बेचारा जब तक रोकता रोकता बिना रुकी गाड़ी से ही हवलदार साहब कूदकर नीचे उतर गए। यह देखकर वह बहुत खुश हुए। देश पर शहीद होने वाले वीरों के लिए छोटे बच्चों की भावना व देशभक्ति पर वह भावुक हो उठे तथा उनकी आंखों में आंसू भर आए। अब देखिए, उन्होंने जब ये देखा कि कैप्टन नहीं रहा, मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं लग रहा, तो वो कैप्टन के जाने से तो दुखी थे ही, लेकिन उससे भी ज्यादा दुखी इस बात से थे कि अब ऐसा कोई देशभक्त नहीं, किसी के अंदर ऐसी देशभक्ति की भावना नहीं है कि जो नेताजी की मूर्ति की इस कमी को पूरा कर सके। तो यानी कि उन्होंने जो अभी पीढ़ी है उसको लेकर चिंता अंदर से उनके बहुत ज्यादा थी, इसीलिए वो मूर्ति की तरफ देखना भी नहीं चाहते थे कि आज के समय में ऐसा कोई नहीं है जो इस देशभक्त की इतनी केयर कर सके, उसके अंदर देशभक्ति की भावना आ सके। इस बात को लेकर उनके अंदर चिंता बहुत ज्यादा थी। लेकिन जब उन्होंने नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखा तो वो उनको इतना ज्यादा प्रभावित कर गया कि वो ये सोचने लगे कि नहीं, मैं जो चिंता कर रहा था वो शायद बेकार थी, क्योंकि अभी भी हमारी आने वाली पीढ़ी के अंदर वो देशभक्ति की भावना बरकरार है। किसी ने उस कमी को नहीं देखा, लेकिन बच्चों ने उस कमी को तुरंत ही देखा और उस कमी को पूरा भी किया। उनके पास जो भी रिसोर्सेस थे, भाई बच्चे तो ऐसे तो थे नहीं कि वो भाई पैसा बहुत हो, कुछ हो कि भाई खरीदा और लगा दिया या उसमें पैसा खर्च करते, तो उनके पास जो सरकंडे जिससे वो खेलते थे उसी से चश्मा बनाया और उसी से लगा दिया। तो उन्होंने ये चीज प्रूव करी कि वो एक देशभक्त की मूर्ति का ऐसा अपमान नहीं देख पा रहे कि उनके अंदर ये कमी है और हम पूरा ना कर पाए। यही बात जो है हवलदार साहब को बहुत प्रभावित करी और उस मूर्ति के सामने खड़े होकर वो थोड़ी देर तक उसको निहारते रहे और अपने आने वाले भविष्य को लेकर जो उनके मन में चिंता थी वो चिंता काफी हद तक दूर हो गई, जिससे वो काफी प्रसन्न भी थे। जो वहां चौराहे पर रुकना नहीं चाहते थे, उस दिन उन्होंने सबसे ज्यादा समय उस चौराहे पर बिताया और उस मूर्ति को लगातार देखते हुए जहां कैप्टन को याद करते रहे, वहीं उन बच्चों की भी बहुत सराहना मन ही मन करते रहे। तो इस तरीके से ये पाठ हमने आपको पूरा समझा दिया। आपको समझ में आ गया कि कैसे कैसे क्या चीजें हैं। जो मेन थी वो मैंने सभी समझाई, लेकिन एक चीज मैं आपसे जरूर कहूंगी, ये एक वन शॉट जो होता है वो क्विक रिवीजन होता है कि हम एग्जाम से पहले एक रिवीजन कर सके। लेकिन अगर आपने अभी तक बुक उठाकर भी एक बार पढ़ाई नहीं करी है तो हम सबसे पहले ये कहेंगे, आप किसी भी सब्जेक्ट में हो, सबसे पहले जो चैप्टर हमारे पास है उसे आपको पढ़ना है। और पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले लेखक परिचय, पाठ परिचय, उसके बाद आपको पूरा पाठ पढ़ना है, क्योंकि जो चीजें उसमें मेंशन हैं उनका आपको जानना बहुत जरूरी। एक बार आप ध्यान से उस पाठ को पढ़ लोगे, उसके बाद आप वन शॉट करो, फिर एनसीईआरटी करो, फिर उसके बाद में आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो, आपके लिए पूरी तरह से हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। तो बहुत जरूरी है कि हर चीज को आपको अगर समझना है तो चैप्टर पहले पढ़ना जरूरी है ना। तो ये मैं आपसे हमेशा कहती आ रही हूँ, काव्य हो, गद्य हो, हिंदी हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, सब में चैप्टर की जो जितनी भी चीजें दी हैं वो पहले आपको, जैसे मैथ्स है तो जितने क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करना जरूरी है, उसके बाद अनदर आप ले सकते हो।
तो ये एक बहुत कंपलसरी चीज़ होती है जो आपको करना ही करना है, और ख़ास तौर से अगर मैं अपने सब्जेक्ट की कहूँ तो आप ज़रूर करिएगा। चलिए, ये चैप्टर का हमने वन शॉट तो खत्म कर दिया, लेकिन अभी एनसीईआरटी क्वेश्चंस बाकी हैं। तो नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा उसमें आप इसी चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। एग्जाम से बहुत कम समय बचा है, इसलिए थोड़ा जल्दी स्पीड अप करिए ताकि आपकी पढ़ाई अच्छे से हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।